जय हिंद दोस्तों। तो हमने जो पिछली क्लास की थी वो किस पर थी? सूर्य तप पर थी। हमने सूर्य से आई उष्मा को देखा कि कितनी आती है, वहां से कितना डिग्री, यानी जो सूर्य का सतह है का तापमान वो 6000 डिग्री सेल्सियस है। लेकिन वो पृथ्वी के जो 480 किलोमीटर, जहाँ जिसे हमने सौर स्थिरांक सीमा की बात की थी, तो वहां पर कितना प्राप्त होता है? तो 0.5 पार्ट पर बिलियन हमें प्राप्त होता है। और उसी के बाद हमने उस पर हमने बताया कि जो ताप है, जो सूर्य ताप या तापमान के वितरण के को प्रभावित करने, यानी जो सूर्य ताप को प्रभावित करने वाले कारक की हमने बात कर ली थी। आज हमारा जो चैप्टर होगा वो जो सॉरी हमारा जो टॉपिक होगा वो क्या होगा? तापमान एवं उसके वितरण के कारक। तो तापमान के जो वितरण के कारक हैं, उन कारकों में से अगर मैं पहले कारक की बात करूं तो पहला होगा अक्षांश। पहला कारक क्या होगा? अक्षांश। दूसरे की अगर मैं बात करूं तो हम कह सकते हैं कि उच्चवच। उच्चवच और उच्चवच में हम दो देखेंगे, जिनमें हम पहला देखेंगे सागर तल से ऊंचाई, यानी सागर तल से ऊंचाई पर जो तापमान का वितरण कैसे होता है। और दूसरा हम देखेंगे धरातली ढाल। धरातली ढाल से। इसके बाद जो हम तीसरा देखेंगे वो स्थल व जल। स्थल व जल का वितरण। स्थल व जल के वितरण में हम भी दो चीजें देख सकते हैं। पहला तो सागर से दूरी। सागर से दूरी। और दूसरी चीज देख सकते हैं यानी महासागरीय जलधारा। महासागरीय जलधारा। महासागरीय जलधाराएं। और चौथा वायुमंडलीय प्रभाव। वायुमंडलीय प्रभाव, इसमें क्या देख सकते हैं? तो स्थानिक पवन। स्थानिक पवन, हिमाच्छादन या मेघाच्छादन कह सकते हैं। मेघ आच्छादन। ये हमारे क्या है? ये हमारे तापमान एवं उसके वितरण के कारक है। पहला अक्षांश, दूसरा उच्चवच जिसमें से सागर तल से ऊंचाई, धरातली ढाल, और तीसरा क्या है? स्थल व जल का वितरण जिसमें सागर से दूरी और महासागरीय जलधारा। और चौथा हमारा क्या है? वायुमंडलीय प्रभाव, स्थानिक पवन और मेघाच्छादन इसके अंदर आ जाते हैं। अगर मैं अक्षांश की बात करूं तो हमने कवर कर लिया है। अगर आपको याद हो तो हमने इसके जस्ट पिछले क्लास में ही देखा था, जब हमने तापमान की बात की थी कि उसको जो प्रभावित करने वाले कारक थे, तापमान को प्रभावित या सूर्यतप को प्रभावित करने वाले कारक में हमने देखा था अक्षांश। कैसे? हमने पिछली क्लास में बात की थी, जो आपतन कोण की बात की थी, उसी पर बात होता है कि जो हमारे अक्षांश होता है वो डिसाइड करता है कि किस अक्षांश पर कहाँ पर ज्यादा तापमान होता है। तो हमने जो देखा था कि जो 0 से 30 नॉर्थ और साउथ की बात करें, नॉर्थ गोलार्ध में और दक्षिणी गोलार्ध या उत्तरी गोलार्ध दोनों की बात कर रहे थे, साउथ हेमिस्फीयर हो या फिर नॉर्थ हेमिस्फीयर हो। तो हमने देखा था कि जो विषुवतीय क्षेत्र होता है वहां पर सूर्य क्या होता है? सर्वाधिक वहां पर तापमान रहता है, क्योंकि वहां पर जो सूर्य होता है वो क्या होता है? लंबवत होता है। तो एक हमने पिछली क्लास में भी एक धारणा दी थी कि कहते हैं कि ध्रुवों पर सूर्य की जो किरणें होती हैं वो तिरछी पड़ती हैं और विषुवत पर सीधी। और कैसे दे रहे हैं कि मान लीजिए सूर्य ये है, ये क्या है? सूर्य है, और ये हमारी क्या है? पृथ्वी है। ऐसे बताते हैं कि ये सन है और ये हमारी अर्थ है।
पृथ्वी, और सूर्य से जो किरणें होती हैं वो ऐसे करके टकराती हैं, तो इसलिए ध्रुवों पर तिरछी पड़ती हैं और विषुवत पर सीधी पड़ती है। ऐसे बताते, क्योंकि ये तो इक्वेटर है, ये तो नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल, ऐसे बताते हैं। पर ऐसा बताना क्या सही है? मेरे हिसाब से तो सही नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर सूर्य ये है तो हमारी पृथ्वी ये है। पृथ्वी तो हमारी इतनी छोटी, क्योंकि वो तो 109 गुना व्यास अधिक है सूर्य का पृथ्वी से, तो ऐसा तो नहीं हो सकता। ऐसा हो सकता है तो अब बताइए, अगर ऐसा है तो अब बताइए कि तिरछा कैसे पड़ेंगी? बताइए, तिरछा तो पड़ ही नहीं सकती। तब हम ये जो बताते हैं, ये मुझे लगता है ये बेहतर नहीं है, ये सही नहीं है। तो उसी पर हम क्या बोलते हैं, आपतन कोण पर, कि जो पृथ्वी का है, पिछली क्लास में है, देख सकते हैं, या फिर मैं बता सकता हूँ कि ये मान लीजिए ये हमारी क्या है, ये पृथ्वी है और यहाँ से सूर्य तप आता है। तो जो यहाँ पर जब किरण आएगी तो यहाँ पर ये पृथ्वी की सतह से, क्या पृथ्वी की सतह से जब टकराती है तो यहाँ पर सर्वाधिक कोण यानी कि 90 डिग्री का बनाती है। तो ये जो कोण होता है इसी को हम आपतन कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? आपतन कोण। तो जहां पर आपतन कोण सर्वाधिक होगा वहां पर टेम्परेचर यानी ताप भी क्या होगा? सर्वाधिक होगा। अब जैसे विषुवत में जाएंगे तो विषुवत में जब हम जाते हैं तो ये इसकी ये क्या हो, पृथ्वी की सतह है, और जब इससे ये टकराता है तो यहाँ पर 0 डिग्री का आपतन कोण बनता है। इसलिए वहां पर न्यूनतम या फिर नाम मात्र का ही ताप हमें प्राप्त होता है। तो समझ गए? तो हमने अक्षांश पर ये कल बात कर ली थी, तो अक्षांश वाला हम टिक कर देते हैं। अब दूसरा है हमारा उच्चावच, सागर तल से ऊंचाई और धरातली, और तीसरा है स्थल व जल का वितरण, सागर से दूरी और महासागरीय जलधारा। अब हम दूसरे पर बात करते हैं, सागर तल से ऊंचाई। देखो, सागर तल से ऊंचाई की अगर हम बात करते हैं तो मैं थोड़ा सा आपको, ये हमारा क्या है, मान लीजिए ये हमारा सन है, ये क्या है, ये हमारा सूर्य है, और यहाँ से हमारी क्या आ रही है, सूर्य तप आ रहा है। यहाँ से सूर्य तप आ रहा है, और ये हमारी क्या है, ये हमारी पृथ्वी है, और ये पृथ्वी का क्या है, वायुमंडल है। ये हमारी क्या है, ये हमारी पृथ्वी है, और ये हमारा 480 किलोमीटर, यहाँ से कितनी इसकी दूरी है, तो 480 किलोमीटर ऊंचाई पर वायुमंडल। अब जब ये सूर्य तप यहाँ आता है, सूर्य तप जब वायुमंडल के पास आता है तो ये हमारा सूर्य तप आया और ये क्या किया, पृथ्वी से क्या किया, टकरा गया। जब पृथ्वी से टकराएगा तो पृथ्वी की सतह को क्या करेगा, पृथ्वी की सतह को क्या करेगा, गर्म करेगा। पृथ्वी की सतह क्या होगी, पृथ्वी की सतह गर्म होगी, पृथ्वी की सतह गर्म होगी, और यहीं पर चालन व संवहन की क्या होगी, क्योंकि चालन और संवहन क्या होता है, चालन क्या होता है, डायरेक्ट संपर्क में आता है। तो पृथ्वी के संपर्क में जो भी हमारी गैसेस होंगी उस पर क्या हो जाएगा, उस पर चालन होगा, और चालन के बाद क्या होगा, चालन के बाद उसी पर हमारा क्या होने लगेगा, संवहन होगा। क्या होगा, संवहन होगा। और इस वजह से यहां से जो हमारा क्या है, पार्थिव विकिरण, पार्थिव विकिरण, यानी सूर्य तप से प्राप्त उष्मा, जब पृथ्वी में सूर्य तप से प्राप्त पृथ्वी को उष्मा जो मिलती है उससे वो जब गर्म होती है, और फिर जब उसी गर्मी को रिलीज करती है उसी को हम क्या बोलते हैं, पार्थिव विकिरण। यानी पृथ्वी के द्वारा छोड़ी गई उष्मा को पार्थिव विकिरण, और सूर्य के द्वारा जो भेजी जाती है उसे सौर विकिरण या सूर्यताप कहते हैं। अब देखिए, यहाँ से सौर विकिरण हुआ और यहाँ से जो हमारी उष्मा है पृथ्वी की वो रिलीज की। अब वो ऊंचाई के साथ की बात कर रहा था, तो ऊंचाई के साथ की बात करें, अब मान लीजिए यहीं पे मैं मान लू पॉइंट ए, ये पॉइंट ए, पॉइंट ए है, ये यहाँ पर एक व्यक्ति खड़ा है, मान लीजिए आप ही, इस पृथ्वी की सतह पर आप खड़े हैं, और मान लीजिए यहाँ पर एक पठार है
और इस पठार पर भी एक व्यक्ति खड़ा हुआ है। ये पॉइंट बी क्या है, ये पॉइंट हमारा बी है और पॉइंट ए हमारा सतह पर। अब ये बताइए कि पॉइंट ए पर यानी कि पृथ्वी की सतह पर तापमान ज्यादा होगा कि पृथ्वी की सतह के ऊपर का तापमान ज्यादा होगा। तो जो यहाँ का तापमान होगा, यहाँ पर ताप क्या होगा, अधिक होगा, और यहाँ पर ताप क्या होगा, कम होगा। क्यों? क्योंकि ऊंचाई के साथ ये ऊंचे में सतह से ऊंचा हो गया ना, तो पृथ्वी की सतह से ऊंचा हो गया, इसलिए ऊंचाई के साथ बढ़ने पर ऊंचाई के साथ बढ़ने पर ऊंचाई के बढ़ने पर तापमान क्या हो जाता है, ताप गिरने लगता है। और इसी ताप गिरने की स्थिति को ताप ह्रास कहा जाता है। ताप ह्रास या फॉल्स ऑफ टेम्परेचर, यानी ताप का ह्रास होता है। इसलिए मैं अभी इसके आगे बताऊंगा कि फिर क्या होता है। ये देखो, एक ये नॉर्मल सिद्धांत क्या कहता है कि अगर विसंगति नहीं आती, अगर कोई विसंगति नहीं आती है या विषमता नहीं होती है, तब तक तो यही काम करेगा कि हमारी ऊंचाई के साथ तापमान हमेशा क्या होता रहेगा, गिरता रहेगा। यानी ऊंचाई जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ेगी वैसे वैसे हमारा टेम्परेचर क्या होने लगेगा, गिरने लगेगा। लेकिन कभी कभी क्या हो जाती है, विषमताएं आ जाती हैं जिन वजह से उल्टा हो जाता है, अपवाद हो जाता है। तो हम उसकी भी आगे बात करते हैं, लेकिन हम थोड़ा सा इसकी हम बात कर लेते हैं जो तीसरा और चौथा है। अब दूसरा जो हमारा उच्चवत में धरातली है, ये धरातली ढाल, इसको भी देख लेते हैं। तो जो धरातली ढाल है वो क्या करता है, मान लीजिए ये हमारा और ये हमारा, तो एक ढाल ये है। अब मान लीजिए सूर्य है हमारा यहाँ चमक रहा है, क्या है, सूर्य हमारा यहाँ चमक रहा है। तो यहाँ पर जो सूर्य का प्रकाश यहाँ सीधा पड़ेगा, तो ये क्या होगा, गर्म होगा। लेकिन दूसरे पक्ष में यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर गर्म नहीं होगा। तो ये सूर्यमुखी और ये सूर्य विमुखी हो गया। तो ढाल से भी जो हमारा धरातली ढाल है वो भी डिसाइड करता है क्या, तापमान, तापमान का वितरण कैसे होगा। तो जहां पर सूर्य विमुखी है यानी कि सूर्यमुखी की तरफ हमारा टेम्परेचर ज्यादा होगा, और जो सूर्य विमुखी है वहां टेम्परेचर कम होगा। तो ये समझ में आ गया। सागर तल से ऊंचाई यानी ऊंचाई बढ़ने पर टेम्परेचर क्या हो जाएगा, गिरने लगता है। और अब इसके बाद जो है हमारे महासागर से या सागर से दूरी और महासागरीय जलधाराएं, ये दो चीज। तो देखिए, जो महासागर और महासागरीय जलधाराओं की बात करते हैं, दूरी और जलधाराओं की, तो महासागर के पास यानी जो सागर के तट के पास होते हैं, तो सागर से अगर नजदीक है यानी कोई भी स्थल खंड, तो उस पर क्या हो जाएगा, तापमान क्या रहेगा, मध्यम रहेगा। ना तो ज्यादा गर्मी रहेगी और ना तो ज्यादा ठंडी रहेगी। किसकी बात कर रहे हैं, सागर से पास की बात कर रहे हैं। अगर सागर के पास में है तो वहां पर क्या होगी, गर्मी, ना तो ज्यादा गर्मी होगी ना तो ज्यादा ठंडी, यानी मध्यम ताप रहेगा हमारा। लेकिन जैसे जैसे हम सागर से दूरी जाते जाएंगे, जैसे जैसे हम सागर से दूर जाते जाएंगे, वैसे वैसे जो हमारा क्या हो जाएगा, ठंडी भी बढ़ेगी और गर्मी भी बढ़ेगी। क्या हो जाएगा, तापमान भी ज्यादा हो जाएगा। अच्छा, जो तट में होता है, अब जैसे मैं एग्जांपल के लिए बता दूं कि जैसे मुंबई है हमारा, सागर के तट पे के पास है, तो जो सागरी, तो वहां पर कैसा तापमान रहेगा। गुजरात के मैं देखूं जो तटीय क्षेत्र है वहां पर क्या होगा, तो वहां पर जो तापमान है वो क्या रहेगा, लगभग लगभग स्थिर रहता है। कैसा, यानी मध्यम, मध्यम में रहेगा, ना ज्यादा गर्मी रहेगी ना ज्यादा ठंडी। लेकिन अगर वही बात मैं बिहार और दिल्ली उल्ली की तरफ चला जाऊं, यूपी की तरफ चला जाऊं, तो सागर से क्या हो जाएगी, दूरी बढ़ जाएगी। तो वहां पर क्या हो जाएगी, गर्मी भी अधिक होगी और ठंडी। क्यों, क्योंकि सागर से दूरी। अगर क्यों, अच्छा ऐसा क्यों होता है कि सागर से दूरी जाने पर, तो सागर से दूरी जाने पर तापमान इसलिए बढ़ता है क्योंकि जब हमारा जो सागर होता है और मान लीजिए हमारी पृथ्वी और सागर, तो जो जितना जल्दी क्या होता है, पृथ्वी हमारी क्या होती है, गर्म हो जाती है, जल्दी गर्म हो जाती है और वो विकिरण करती है। लेकिन जो हमारा सागर होता है वो मतलब जल्दी नहीं गर्म होता है, वो क्या होता है, बहुत लेट गर्म होता है। इसलिए जो वहां का जो टेम्परेचर है वो क्या किए रहता है, मैनेज किए रहता है। तो वहां जो सागर होता है पृथ्वी की अपेक्षा
कम गर्म होता है और पृथ्वी हमारी सागर की अपेक्षा ज्यादा गर्म हो जाती है, इसलिए वहां का जो टेम्परेचर है वो मेंटेन रहता है। ये हमारा सागर से दूरी की बात होगी। सागर से दूरी के बाद जो हमारी महासागरीय जल धाराएं, क्या है महासागरीय जल धाराएं, वो कैसे हमारे तापमान के वितरण को प्रभावित करती है। तो देखिए जो हमारा यूरोप है वो कैसा है, यूरोप हमारा प्रदेश कैसा है, वो तो नॉर्थ में आता है ना, नॉर्थ हेमिस्फीयर में, और वो हमारा 30 के ऊपर लगभग 30 के ऊपर रहता है। तो उसके ऊपर रहने के रीजन से क्या होता है कि वहां पर ठंडी पड़ती है, और ठंडी इतनी ज्यादा हो जाती है कि वहां जो है बर्फ से भी, बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जो बर्फ से भी ढके होते हैं, इतनी ठंडी होती है। तो ये जो महासागरीय जलधाराएं हैं ये कैसे ताप वितरण को प्रभावित करती हैं। देखो जो विश्वत से, एक चीज याद रखिएगा, जो हमारी विश्वत से जलधाराएं बनती हैं, जो हमारी विश्वत क्षेत्र से जलधाराएं बनती हैं, वो हमेशा हमारी कौन सी जलधाराएं कहलाएंगी, वो हमारी गर्म जलधाराएं। क्यों? क्योंकि विश्वत क्षेत्र हमेशा क्या रहता है, गर्म रहता है, और वहां से जो जलधारा निकलती है वो कैसी जलधारा निकलेगी, गर्म जलधारा निकलेगी। अच्छा ठंडी जलधारा, तो ठंडा क्षेत्र कहाँ होता है, तो हमारा ध्रुवीय देश, ध्रुवीय प्रदेश क्या होते हैं, ठंडे होते हैं। तो अगर ध्रुवीय क्षेत्रों से हमारी जो जलधाराएं आएगी वो कैसी होंगी, वो ठंडी होंगी। तो दो चीजें क्लियर है ना, कि गर्म जलधाराएं विश्वत से उनका निर्माण होगा, और जो हमारी ठंडी जलधाराएं हैं वो ध्रुवीय क्षेत्र से उनका निर्माण होगा। ये कंफर्म हो गए। अब देखिए जो हमारी गल्फ स्ट्रीम है, मैं इसलिए बात किया, जो हमारी गल्फ स्ट्रीम है वो कहाँ से, विश्वत से बनती है, और वो अरेबियन सी होते हुए जो गल्फ ऑफ मैक्सिको, जो मैक्सिको की खाड़ी है वहां प्रवेश करती है, और वहां से वो जो है अमेरिका होकर के कहाँ चली जाती है, यूरोप की तरफ चली जाती है। जब वो यूरोप में जाती है, तो जो यूरोप में, आप लंदन की मैं बात कर लूं, नॉर्वे की बात कर लूं, मैं जर्मनी की बात कर लूं, ये ऐसे क्षेत्र थे जहां अगर गल्फ ऑफ मैक्सिको, जो ये हमारी गर्म जलधारा नहीं जाती, तो शायद लंदन, नॉर्वे, जर्मनी जैसे जो आज देश हैं वो, या जो सिटियां हैं, जो स्थान हैं, वो क्या होते, वो आज बर्फ से ढके होते। लेकिन आज वो बर्फ से ढके नहीं है, रीजन क्या, गल्फ ऑफ मैक्सिको। और इसी के वजह से गल्फ ऑफ मैक्सिको जो गल्फ ऑफ मैक्सिको, बार बार कह रहा हूँ, क्या है, मैक्सिको जो हमारी क्या है, गल्फ स्ट्रीम की मैं बात कर रहा था, गल्फ ऑफ मैक्सिको से जो गल्फ स्ट्रीम है, जो गर्म धारा, गल्फ स्ट्रीम जलधारा की वजह से ही ये क्या है, आज बर्फ से ढके हुए नहीं है, और ये उतना ठंडा नहीं हो पाते जितना इनको हो जाना चाहिए, वो उतना ठंडा भी नहीं हो पाते, किससे, गल्फ स्ट्रीम से। और वहां के सालों भर जो बंदरगाह है वो खुले रहते हैं। अगर मैं दूसरी बात, ये तो हमारी गर्म जलधारा हो गई, अब मैं ठंडी जलधारा की बात करता हूँ। अगर आप ठंडी जलधारा पेरू हमबोल्ट की जलधारा को जानते हो, जो ध्रुवीय प्रदेश से हमारी जो साउथ अमेरिका है उसके जो पश्चिमी तट से आती है, और वो हमारी जो चिली है वहीं से आती है, तो इसीलिए वो उसे हम क्या बोलते हैं, हमबोल्ट की जलधारा, पेरू या हमबोल्ट की जलधारा के नाम से जाना जाता है। तो वो क्या करती है, वो ध्रुवों से आती है, तो ठंडी जलधारा होगी। अब देखिए पहले तो वो ऐसा है कि यहाँ बारिश हो सकती है, क्यों, क्योंकि वो विश्वतीय प्रदेश के पास है, जो हमारा एक अटकामा मरुस्थल है, मैं उसी पर आऊंगा। तो वहां पर बारिश हो सकती थी, लेकिन कैसे नहीं हो सकती थी, क्योंकि जो हमारी पछुए पवन है, जब आप वर्ल्ड जियोग्राफी की क्लास किए होंगे तो वहां से आपको ये सारी चीजें मिली होंगी। अगर नहीं अभी तक आपने वर्ल्ड जियोग्राफी पढ़ी, तो आप हमारे चैनल पर विजिट करिए, प्लेलिस्ट वर्ल्ड जियोग्राफी पर आप पढ़ सकते हैं। तो जब आप देखेंगे तो जो हमारी पछुआ पवनी होती है, तो वो क्या करती हैं, वो जो हमारी अटकामा मरुस्थल बनता है, वो अटकामा मरुस्थल वो क्या पर, जैसे हमने बताया ना कि सूर्यमुखी, यानी ये, तो उसी तरह जो हमारी पछुआ पवन है, तो ये क्या है, ये हमारी पवन मुखी हो जाएगी, और ये पवन, अगर मान लीजिए यहाँ से पवन आएगी तो पवन यहाँ टकराएगी, लेकिन यहाँ तो नहीं टकरा पाएगी, क्यों, ये पवन विमुखी हो गया। वैसे ही वो भी हमारा क्षेत्र है जो पश्चिमी है, वो हमारी जो पछुआ पवनी है वो वहां तक नहीं पहुंच पाती, जिस वजह से जो हमारा जो पवन की वजह से, पछुआ पवन से जो वर्षा होती है वो नहीं वहां हो पाती। दूसरी बात, वहां से तटीय वर्षा हो सकती थी, पश्चिमी जो तट है जो सागर का, वहां से वो वर्षा हो सकती थी, लेकिन उसको भी उन्होंने क्या कर दिया, खारिज कर दिया। कौन, पेरू हमबोल्ट की धारा आई और ठंडी जलधारा आई, जिस वजह से अब वहां पर बारिश नहीं हो सकती। हालांकि बारिश हो सकती थी, लेकिन किसने खारिज कर दिया, तो ये हमारी पेरू हमबोल्ट की धारा आकर के, वो ठंडी जलधारा है तो आई, और वहां का जो तापमान है वो क्या कर दिया, कम कर दिया। अब जिससे अब तापमान कम हो गया, तो वाष्पोत्सर्जन नहीं हो सकता, तो अगर वाष्पोत्सर्जन नहीं होगा, बादल नहीं बनेंगे, तो बारिश संभव। इसलिए दुनिया का सबसे सूखा मरुस्थल
दुनिया का सबसे सूखा मरुस्थल अटकामा मरुस्थल बनता है। तो देख रहे हैं ना, जहां वो सूखा मरुस्थल नहीं बन सकता था, लेकिन पेरू हमबोल्ट की धारा आती है और उसको सूखा मरुस्थल बना देती है। एक उसका एक ये भी कारण है, जो हमारा पवन विमुखी तट है वो तो है ही, लेकिन जहां से हो सकती थी, कुछ संभावनाएं थी कि हो जाती वहां से बारिश, लेकिन उसको कौन खारिज करता है? पेरू हमबोल्ट की जलधारा। तो यहाँ तक आपको पता चला कि जो हमारी महासागरीय जलधारा। अब एक और मैं थोड़ा सा अगर बता दूं, अगर आपने लैब्राडोर सी देखा हो, वहां से एक हमारी ठंडी जलधारा आती है। अच्छा, मैं आपको बताऊं, कोहरा बनने के लिए क्या चाहिए? गर्म हवाएं और ठंडी जलधारा। अगर दो चीजें मिल जाती हैं, गर्म, तो क्या बनता है? फॉग बन जाता है, यानी घना कोहरा बन जाएगा। आप देखते हैं कि विश्वत से हमारी गल्फ स्ट्रीम, गल्फ ऑफ मैक्सिको, अरेबियन सी, गल्फ ऑफ मैक्सिको से खाड़ी से होकर के कहा जाती है? अमेरिका की तरफ बढ़ने लगती है, यानी यूएसए के बॉर्डर से होते हुए कनाडा की तरफ जाती है। और वहां लैब्राडोर जो सी है, वहां से एक लैब्राडोर ठंडी जलधारा आती है, क्योंकि ध्रुव से आती है, तो वो ठंडी जलधारा आती है। और वो क्या करती है, अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ कि ये मान लीजिए हमारा क्या है, नॉर्थ अमेरिका है। तो यहाँ से ठंडी जलधारा आती है और यहाँ से क्या जाती है? गर्म जलधारा। और यहाँ जाकर दोनों क्या करती हैं? ये दोनों जाके मिल जाती हैं और यहाँ पर एक घना कोहरा का क्या होता है? निर्माण होता है। और इस स्थान का नाम क्या है? न्यू फाउंडलैंड। न्यू फाउंडलैंड पर ये क्या जाकर के मिल जाती है, और ये पता है क्या बनाती है? ये दुनिया का सबसे बड़ा फिश बैंक बनाती है। सब दुनिया का सबसे बड़ा यहाँ पर फिश बैंक बनता है, यानी कि यहाँ पर सर्वाधिक जो है मछली पालन हो सकता है। ऐसी स्थितियां बना देती हैं, ऐसी अनुकूल परिस्थितियां बना देती हैं। कौन? हमारी जलधारा। तो जलधाराओं का भी बहुत बड़ा योगदान है। तो ये हमने देखा कि जो ताप के वितरण में कैसे ये प्रभावित, ताप के वितरण को कैसे प्रभावित कर सकती हैं, वो हमने देखा। अब हमारा वायुमंडलीय प्रभाव, जिसमें स्थानिक पवन और मेघ अच्छा। अच्छा, स्थानिक पवनें, जैसे मान लीजिए आप राजस्थान है, तो वहां गर्मियों के समय क्या होता है, वहां से जो लू आती है, उत्तर भारत में नहीं कह सकता, पर उत्तर भारत में लू चलती है, वहां से आती है। कहां से? राजस्थान के जो हमारा मरुस्थलीय क्षेत्र है, वहां से स्थानिक पवन आती है गर्मियों के समय में, जो हमारे दिल्ली, यूपी, बिहार को क्या करती है? अत्यधिक गर्म कर देती है। वो स्थानिक पवन, क्योंकि वहां पर गर्म था, उतना गर्म यूपी और बिहार और दिल्ली में नहीं था, लेकिन कौन उसको गर्म कर रहा है? वो हमारा मरुस्थल से जो निकली हमारी स्थानिक पवन है, वो उसको गर्म कर दे रही है। तो हमारे तापमान के वितरण में स्थानिक पवन का भी योगदान है। और कैसे है? एग्जाम्पल में मैंने बताया। दूसरी बात, मेघ आच्छादन। अच्छा, मेघ आच्छादन किस प्रकार से है? तो देखो, हम सूर्य तप जो होता है वो क्या करता है? मेघ को पार कर जाता है, लगभग लगभग पार कर लेता है, कुछ परावर्तन हो जाता है। लेकिन जो हमारा पृथ्वी है, जब वो पृथ्वी के, अब मैं मान लीजिए कि जो सूर्य है, ये हमारा क्या है? सन है। इसके जो सतह का तापमान कितना है? 6000 डिग्री सेल्सियस है। लेकिन हम पृथ्वी पृथ्वी का सेंटर का 6000 है, और सतह का कितना है? सतह का सिर्फ 15, औसतन 15 या 16 डिग्री सेल्सियस होता है। तो ये क्या होती है? ये लघु तरंग होती है, और ये क्या होती है? दीर्घ तरंग। यहाँ पे भी लिख सकते हैं, जो सूर्य ताप होता है ये लघु तरंग होता है, और ये क्या होता है? और ये हमारी पार्थिव विकिरण दीर्घ तरंग होती है। तो इस वजह से जो हमारा मेघ आच्छादन होता है, तो मेघ से क्या होता है, जो हमारा सूर्य तप होता है, वो तो चीर करके हमारे वायुमंडल में आ गया, पृथ्वी पर आ गया। लेकिन जब हमारी पृथ्वी सूर्य तप की प्राप्त ऊष्मा को, अपनी ऊष्मा से गर्म हो गई, सूर्य तप से पृथ्वी गर्म हो गई। अब पृथ्वी अपनी जब ऊष्मा को रिलीज करती है, क्योंकि लेती है और फिर छोड़ देती है, आगे हम इसी के बाद ऊष्मा बजट पढ़ेंगे तो उसमें पता चलेगा। तो जो छोड़ती है, वो बादलों को क्या करती है, यानी सूर्य तप तो पृथ्वी पर आ जाता है, बादलों को पार करके आ जाता है। लेकिन जब हमारी पृथ्वी रिलीज करती है अंतरिक्ष की ओर, वायुमंडल की ओर, की वायुमंडल से बाहर चली जाए, तब वो ऊष्मा हमारी वापस नहीं जा पाती है। रीजन क्यों? रीजन इसलिए क्योंकि जो हमारा ऊष्मा कितनी गर्म है, 15 डिग्री सेल्सियस तक, और वो तो 6000 थी इसलिए आ गई, और यहाँ से नहीं जा पाती है। तो जो आप हमेशा सुनते होंगे, जो हमारे
खुले आसमान वाले क्षेत्र होते हैं। जैसे मैंने मरुस्थल की बात करूं तो मरुस्थल जितना जल्दी गर्म होते हैं उतना जल्दी क्या हो जाते हैं, ठंडे। क्यों? क्योंकि वहां से पार्थिव विकिरण आसानी से हो जाता है, क्योंकि वहां पे बादल वादल का कोई झंझट नहीं रहता, वहां बादल बनते नहीं है, इसलिए वो आसानी से गर्म और आसानी से ठंडे भी हो जाते हैं। जितना जल्दी गर्म उतना जल्दी ठंडे। लेकिन जो अगर मैं पृथ्वी की बात करता हूँ तो पृथ्वी जहाँ पे भूखंड है, जहाँ पे बादल बन रहे हैं, जहाँ पे बादल हैं जो हमारे मेघ आच्छादित हैं, वहां पर वो इसीलिए नहीं जा पाती, जो हमारी पार्थिव विकिरण है वो आसानी से नहीं निकल पाती है, जिस वजह से वहां पर क्या बढ़ जाती है, गर्मी बढ़ जाती है। और ज्यादा तो आप देखते होंगे कि बारिशों के जब बारिश का समय होता है तो जब मेघ आच्छादित हो जाते हैं पूरे आसमान में, तब क्या होता है, अत्यधिक उमस बढ़ने लगती है। वो क्यों? क्योंकि हमारे जो पृथ्वी जो गर्म हुई थी वो जब रिलीज करती है तो वो जो हमारा पार्थिव विकिरण है वो आसानी से रिलीज नहीं हो पाता, इसलिए गर्मी बढ़ जाती है। तो मेघाच्छादन भी हमारे वायुमंडलीय जो सॉरी तापमान है उसके वितरण या उसके वितरण में कैसे जो है योगदान करता है। तो आशा है ये समझ में है। ये आप समझ गए हैं ना। सन क्या करता है, जो हमारा सन है वो सूर्य ताप जब आता है और वो हमारे 480 किलोमीटर वायुमंडल में इंटर करता है, तो जैसे ही इंटर करेगा वो पृथ्वी को क्या करेगा, पृथ्वी को गर्म करेगा, और पृथ्वी गर्म करके जो पार्थिव विकिरण कर देती है, तो जो सूर्य तप होती है वो लघु तरंग होती है और पार्थिव विकिरण दीर्घ तरंग होती है। और ये हमारे आती हैं और इनका संवहन और चालन होकर के ये पार्थिव विकिरण की ओर चली जाती हैं। लेकिन जैसे जैसे हम ऊंचाई बढ़ा देते हैं, जैसे हम पृथ्वी की सतह एक पॉइंट ए और पॉइंट बी, जब हम पृथ्वी की यहाँ का तापमान क्या होगा, अधिक होगा, लेकिन जहाँ ये यहाँ पे ऊंचाई पे खड़ा है वहां का तापमान कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि ऊंचाई के साथ बढ़ने पर जो ताप है वो घटता है, उसी को हम ताप ह्रास दर कहते हैं। और ये जो ताप ह्रास दर होता है कितना होता है, तो 6.5 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर होता है। तो इतना समझ गए। इसके बाद हम क्या देखेंगे कि अब हम जो हमारा ये कभी कभी क्या होता है विसंगति आती है, तो उसी पर हम देख लेते हैं कि ऊंचाई के साथ इसी पर आगे हम बात करेंगे। इसको हम मिटा देते हैं। अब देखिए, अगर हम क्षोभ मंडल की बात करते हैं तो क्षोभ मंडल में हमारा क्या होता है, क्षोभ मंडल में ऊंचाई के साथ हमारा तापमान गिरता है, ऊंचाई के साथ हमारा तापमान गिरता है। लेकिन जैसे ही हम समताप मंडल में जाते हैं तो कुछ समय तक हमारा तापमान स्थिर स्थिर रहता है और इसके बाद फिर से बढ़ने लगता है, और फिर मध्य में जब पहुंचते हैं फिर घटने लगता है, और फिर जब हम ताप मंडल या आयन मंडल में पहुंचते हैं फिर से बढ़ने लगता है, और वो बहिर्मंडल यानी बाह्य मंडल तक बढ़ता ही रहता है। कैसे? जैसे हम क्षोभ मंडल में पहुंचे हैं तो क्षोभ मंडल में ऊंचाई बढ़ने पर ऊंचाई बढ़ने पर या ऊंचाई अधिक होने पर तापमान क्या हो जाता है, ताप गिरता है, और इसी ताप गिरने की स्थिति को हम क्या बोलते हैं, ताप ह्रास। यहां से लिखते हैं, एक तरफ हम वो बना देंगे डायग्राम, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, ताप ह्रास बोलते हैं, ताप ह्रास बोलते हैं। और ये जो ताप ह्रास होता है वो कितना होता है, 6.5 औसतन, एवरेज कितना होता है, औसतन में है, औसत लिख दीजिए, औसत 6.5 डिग्री प्रति किलोमीटर। ये हमारा इतना हमारा ताप का ह्रास होता है। अगर मैं इसके बाद देखता हूं समताप मंडल, क्या होता है, समताप। तो क्षोभ मंडल में तो ऊंचाई बढ़ी तो तापमान गिर रहा है, लेकिन समताप मंडल में क्या होता है, समताप मंडल जब आता है तो समताप मंडल में क्या हुआ, समताप मंडल में जो हमारा ऊंचाई बढ़ने पर ऊंचाई बढ़ी, ऊंचाई बढ़ने पर हमारा ताप जो है, ताप हमारा क्या हो जाता है, स्थिर हो जाता है या बंद हो जाता है, स्थिर या मंद कह सकते हैं, या बंद हो जाता है। और फिर क्या होने लगता है, और फिर से जब बंद होता है और इसके बाद, और बाद में क्या होने लगता है, बाद में बढ़ने लगता है, बाद में बढ़ने लगता है। तो हमारा समताप मंडल में ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ तापमान, जैसे जैसे हम ऊंचाई बढ़ते हैं तो समताप मंडल में ताप क्या हो जाता है, स्थिर हो जाता है, या तो ताप जो हमारा क्या हो जाता है,
ताप जो गिरावट होती है, ताप ह्रास दर वो क्या हो जाती है बंद हो जाती है, और इसके बाद वहां पर क्या होने लगता है, ताप हमारा बढ़ने लगता है। क्यों ऐसा क्यों होता है यहाँ पर? क्योंकि यहाँ पर ओजोन जो है, ओजोन मंडल जो है वो हमारी मुक्त ऊष्मा का सृजन करता है, मुक्त ऊष्मा का सृजन करता है। ओजोन के बाद जब हम मध्य में जाते हैं, मध्य मंडल में, तो मध्य मंडल में भी वही होता है जो क्षोभ मंडल में, यानी कि ऊंचाई बढ़ेगी, ऊंचाई बढ़ेगी तो ताप क्या हो जाएगा हमारा, गिरने लगेगा। लेकिन मध्य मंडल के बाद जब हम फिर से हम ताप मंडल में, थर्मोस्फेयर में पहुंचते हैं, तब फिर यही स्थिति होती है कि हमारी ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान भी क्या हो जाता है, ताप भी बढ़ने लगता है। तो आपने सभी देख ली, और यही स्थिति किसमें चलती रहती है, बाह्य मंडल में भी होती है। किसमें, बाह्य मंडल में भी होती है। यही जो तापमंडल में होती है वो बढ़ता ही जाता है। तो आपने क्या देखा कि क्षोभ मंडल में ऊंचाई बढ़ी, ताप कम हुआ, और जो ताप ह्रास हुआ उसी जो ताप कम होता है उसी को ताप ह्रास कहते हैं। यह औसतन 6.5 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर घटता है। समताप में क्या होता है, ऊंचाई स्थिर रहता है कुछ समय तक और फिर इसके बाद बढ़ने लगता है। क्यों? क्योंकि वहां पे ओजोन मंडल, अभी हम बताएंगे क्यों, कैसे वो बढ़ता है। और इसके बाद मंड मंडल में ऊंचाई के साथ तापमान क्या होता है, गिरने लगता है, और फिर तापमंडल में ऊंचाई के साथ तापमान भी बढ़ने लगता है। अब हम यहाँ पे इसी का हम डायग्राम देख लेते हैं। ये जो ये हमारा है, ये क्या है, ये हमारा ऊंचाई है। क्या है ये हमारा ऊंचाई है, और ये हमारा क्या है, ये हमारा समय है, वो सॉरी ताप है, ताप है। तो इधर को जो ताप होगा वो क्या होगा, निगेटिव होगा, यानी कि गिरेगा, माइनस में जाएगा। और इधर का जो ताप होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा, यानी बढ़ेगा। तो ये हमारा क्या है, ये ताप है। अब हमने देखा कि यहां से 18 किलोमीटर, 18 किलोमीटर, फिर आप 50 किलोमीटर, और यहाँ पे 80 किलोमीटर, और यहाँ पे 400 किलोमीटर, ये हमारी ऊंचाई है। तो 1800 किलोमीटर पर ये हमारी क्या है, ये हमारी, देखो यहाँ से ये क्या है, ये हमारा तो 0 है, और ये 90, वो 0 डिग्री, ये 90, यानी ये ध्रुव है, और ये हमारे क्या है, ये विषुवत। तो विषुवत में ये, चलो अभी आगे कर लेंगे। और एक 50 से सीमा बनती है, और एक 80 से, और 400। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा क्षोभ मंडल हो गया। क्या हो गया, क्षोभ मंडल। ये ये हमारा है समताप, समताप मंडल। ये आपका मध्य मंडल, और ये हमारा ताप मंडल, और ये हमारा बाह्य मंडल। समझ गए? और ये जो सीमा जो होती है, जो तापमंडल और क्षोभ मंडल को जो ये सीमा विभाजित करती है, उसी को हम इसको क्षोभ सीमा, इसको समताप सीमा, इसको मध्य सीमा, इसको ताप सीमा भी कहते हैं। समझ गए ना? तो इतना समझ गए। अब देखो हम जो बताना चाह रहे थे कि क्षोभ मंडल में क्या होता है, तापमान गिरता है। मान लीजिए यहाँ पे हम लिख देते हैं, यहाँ 20 डिग्री सेल्सियस, 40, 60 और 80। इसी तरह से इधर भी 20, 40, 60 और 80। ये क्या है, ये टेम्परेचर बताएगा, ये निगेटिव और ये पॉजिटिव। तो जो हमारा औसत औसत कितना होता है, 15। तो मान लीजिए यहाँ से 15 से गए
और ये लगभग कहाँ तक गिर जाता है, 70 डिग्री सेल्सियस, -70, कितना, -70 डिग्री तक क्षोभ मंडल में हमारा तापमान ऊंचाई के साथ गिरने लगता है। अच्छा, यहाँ पे देखेंगे कि ये जो हमारा इक्वेटर होता है, ये यहाँ से जो हमारे क्षोभ मंडल की जो सीमा होती है, तो क्षोभ मंडल कहाँ तक होता है, 18 किलोमीटर तक माना जाता है लगभग। कहाँ से, तो ये हमारा जो यहाँ से माना जाता है इक्वेटर से। तो इक्वेटर यानी कि विषुवत में जो क्षोभ सीमा होगी, विषुवत क्षेत्र से क्षोभ सीमा की ऊंचाई अधिक होती है 18 किलोमीटर, और ध्रुवों की तरफ कितनी होती है, तो ध्रुवों की तरफ यहाँ से इसकी जो ऊंचाई होती है वो मात्र 8 किलोमीटर होती है। ऐसा क्यों, क्योंकि ध्रुवों से जो हमारी यहाँ से क्या होता है, संकुचन होता है। क्या होता है, यहाँ से संकुचन होता है, इसलिए इसकी ऊंचाई कम होती है। तो यहाँ क्यों, संकुचन की वजह से, संकुचन की वजह से जो क्षोभ सीमा है वो कम होती है, और यहाँ पर क्या होता है, संवहन होता है, इसलिए यहाँ पर अधिक ऊंचाई होती है। ये इतना समझ गए। अब देखिए, जो हमारा क्षोभ मंडल था, उस क्षोभ मंडल में हमने देखा कि ऊंचाई के साथ तापमान गिरा, और गिरने के बाद जब हमारा कहाँ पहुंचा, समताप मंडल में। तो समताप मंडल में आपने देखा कि समताप मंडल में कुछ समय तक स्थिर रहा। ऐसा क्यों स्थिर रहा, क्योंकि समताप मंडल में लगभग 25 किलोमीटर से 40 किलोमीटर तक, कितनी, 25 से 25 किलोमीटर से 40 किलोमीटर तक एक परत पाई जाती है, जिस परत को हम क्या नाम देते हैं, उस परत को हम ओजोन परत या ओजोन मंडल के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे कौन सा है, ओजोन है, ओजोन मंडल या ओजोन परत है। अब ओजोन मंडल यहाँ क्या करती है, जैसे ही ये यहाँ से ओजोन परत के पास पहुंचता है, और यहाँ से फिर से इसका क्या होता है, ताप यहाँ से इसका बढ़ने लगता है, यहाँ से ताप इसका बढ़ने लगता है। समझ गए। क्षोभ मंडल से ये हमारा गिरता है, लेकिन जैसे ही ये हमारा समताप मंडल में ताप ऊंचाई जाते हैं, जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ते हैं, तो ये कुछ समय तक तो स्थिर रहता है, और कुछ समय स्थिर होने के बाद ये फिर से पुनः तापमान हमारा क्या होने लगता है, बढ़ने लगता है। अच्छा, यहाँ पे तापमान यहाँ तक स्थिर था, लेकिन जैसे ही ओजोन परत, अच्छा ओजोन यहाँ पे नहीं है क्या, होगी, हो सकती है, लेकिन उतनी नहीं है जितनी जो है हमारे ताप, यानी इतनी ऊष्मा प्राप्त हो जाए कि हमारा जो टेम्परेचर है वो क्या हो जाए, बदल जाए। और जो टेम्परेचर स्थिर था, ना तो इसको घटने दे रहा था ना बढ़ने दे रहा था, लेकिन जैसे ये और कुछ ऊपर तक गया, जैसे जैसे हम और कुछ ऊंचाई पर गए, तो वैसे ऊंचाई के साथ फिर ये तापमान क्या होने लगा, तापमान हमारा बढ़ने लगा। रीजन इसलिए क्योंकि जो हमारा ओजोन होता है, तो O2 यहाँ पर O2 की क्या होती है, O2 की अधिकता होती है। कहाँ पर, ओजोन मंडल में O2 की अधिकता होती है, और यहाँ पर प्रकाश की भी क्या होती है, यहाँ पर प्रकाश भी क्या होता है, पर्याप्त होता है। और पर्याप्त प्रकाश और हमारी पर्याप्त या अधिकतम, यानी जो O2 की अधिकता है वो अधिक होने की वजह से यहाँ पर जो O2, जो हमारा O2 है, वो किससे, जो ऑक्सीजन है, और वो हमारा प्रकाश संश्लेषण से क्रिया करता है। प्रकाश से क्या करता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, और इस तरह से हमारा क्या, O3 का निर्माण होता है, और प्लस ऊष्मा। क्यों, अच्छा यहाँ पर तो होगी, ऐसा तो नहीं कि यहाँ पे ओजोन नहीं होगी, ऑक्सीजन नहीं होगी, बिल्कुल होगी, और इसके ऊपर भी होगी। यहाँ तक हुआ, और यहाँ के बाद मध्य मंडल में फिर से ये घटने लगता है, तो यहाँ भी तो ऑक्सीजन होगी, यहाँ भी तो प्रकाश होगा, यहाँ तो भी बन जाना चाहिए था, नहीं बना। रीजन इसलिए नहीं बना, यहीं पर हमारी ओजोन बनी, आगे पीछे या ऊपर नीचे क्यों नहीं बनी, रीजन ये है कि यहाँ पर ऑक्सीजन तो है, लेकिन यहाँ पर जो प्रकाश है वो पर्याप्त नहीं था। क्या नहीं था, प्रकाश पर्याप्त नहीं था, जिस वजह से हमारा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं हो पाई, और जैसे हम ओजोन परत मंडल में गए, वहां पर हमारी क्या हुई, ऑक्सीजन की अधिकता की मिली, और प्रकाश भी पर्याप्त हो रहा, जिस वजह से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से हमारी ओजोन बन गई, O3 का निर्माण हुआ, और उसमें
गुप्त ऊष्मा जो हमारी सॉरी जो ऊष्मा का सृजन भी हुआ। अब ऊष्मा का जब सृजन होगा तो हमारा टेम्परेचर क्या हो गया, बढ़ गया, इसलिए वो हमारी क्या हो गई, ताप में बढ़ोतरी हो गई। लेकिन जैसे हम मान लीजिए यहाँ पर आ गए तो यहाँ पर भी तो O2 है, यहाँ पे तो प्रकाश संश्लेषण, तो प्रकाश तो पर्याप्त है यहाँ पर। प्रकाश तो अगर हम ओजोन मंडल के ऊपर की बात करें तो यहाँ पर तो प्रकाश पर्याप्त है, लेकिन यहाँ पर हमें ऑक्सीजन की कमी महसूस दिखी। यहाँ पे ऑक्सीजन की अधिकता नहीं है, यहाँ पर क्या है, ऑक्सीजन कम है, और इसके ऊपर तो नगण्य है, क्या है, नगण्य है, ये मान के चलिए बहुत कम मात्रा में है। तो इसलिए क्या हुआ, यहाँ से जो ओजोन मंडल 25 से 40 किलोमीटर में अधिकतम यही माना जाता है कि यहाँ पर जो हमारा प्रकाश संश्लेषण हो पाया, जो चीजें थी जो पर्याप्त होना चाहिए था वो सभी थी, वो ऊपर नीचे नहीं थी, इसलिए इसी क्षेत्र को हम ओजोन मंडल कहते हैं, क्योंकि यहीं पर सबसे ज्यादा ओजोन प्राप्त होती है। ऊपर नीचे मिलेगी, ऐसा नहीं कि ओजोन खत्म हो जाएगी, ओजोन ऊपर नीचे, लेकिन सर्वाधिक कहाँ मिलेगी, इसी पट्टी पर मिलती है। अब जैसे ही हम मध्य मंडल में पहुंचते हैं तो ये मध्य मंडल में ताप हमारा क्या है, गिरने लगता है। क्यों, क्योंकि इसमें कोई दिक्कत नहीं है, वही ऊंचाई के साथ तापमान गिरने लगता है। अब ये क्या है, ये एक विसंगति है कि नहीं है, ये एक विसंगति है। वही हम बता रहे थे कि ऊंचाई के साथ तापमान तो बढ़ता ही है, वो सॉरी, ऊंचाई के साथ तापमान तो गिरता है, ये तो कंफर्म है, लेकिन विसंगति आ जाए तो उल्टा भी हो सकता है, विरुद्ध भी हो सकता है, और ये विरुद्ध ही तो गया, विरुद्ध गया, और ये अपवाद ही है, तो जिस वजह से विसंगति, विसंगति क्या है, ओजोन, यहाँ ऑक्सीजन और जो O2 प्लस O क्या किए, प्रकाश संश्लेषण क्रिया किए, जिससे O3 का निर्माण, यानी ओजोन का निर्माण हो। अगर मैं कहूं तो क्या यहाँ पर क्षोभ मंडल में ओजोन नहीं है क्या, क्षोभ मंडल में भी तो ओजोन है, लेकिन ये हमारा क्या है, ये हमें संरक्षण प्राप्त करता है, ये ओजोन हमारे क्या देता है, संरक्षण देता है, किससे, पराबैंगनी किरणों से। और ये जो ओजोन है, क्षोभ मंडलीय ओजोन यहाँ भी है, ये क्षोभ मंडलीय ओजोन का निर्माण कैसे हुआ, तो इसका निर्माण हमारा हुआ मोटर वाहन, जो हमारे मोटर वाहन होते हैं, इन मोटर वाहनों के प्रदूषण से ओजोन का निर्माण, तो ये तो हमारे लिए हानिकारक है, लेकिन ये हमारे लिए लाभदायक है। तो इतना हो गया। जब हम मध्य मंडल देखते हैं तो मध्य मंडल में फिर से तापमान वैसे ही जो हमारा नियम है उसी नियम से वो गिरने लगता है। क्यों, क्योंकि ऊंचाई बढ़ती है इसलिए तापमान गिरने लगता है। लेकिन जैसे ही हम तापमंडल में आते हैं, तापमंडल में हम देखते हैं कि फिर से हमारा जो है क्या है, टेम्परेचर बढ़ता ही जाता है, फिर वो क्या रहता है, वो तापमान बढ़ता ही रहता है, वो जैसे जैसे ऊपर जाएंगे वैसे वैसे तापमान क्या होगा, बढ़ता ही रहेगा। ऐसा क्या होता है, तो आप देखते हैं कि यहाँ पर क्या है, तापमंडल में आपने देखा होगा एक मंडल, इसे अन्य मंडल के नाम से भी जानते हैं, वो है आयन। तो यहाँ पर क्या पाए जाते हैं, यहाँ पर आयन पाए जाते हैं, और आयन प्लस जो न्यूक्लियर है, आयन प्लस न्यूक्लियर, ये क्या करते हैं, ताप से क्रिया करते हैं, और ये न्यूक्लियर जो क्या होते हैं, वाइब्रेट होते हैं। आयन क्या होते हैं, ये वाइब्रेट होते हैं, वाइब्रेशन होता है, और इस वाइब्रेशन से क्या निकलती है, मुक्त ऊष्मा का सृजन होता है, मुक्त ऊष्मा का सृजन होता है। बताता हूँ कैसे होता है, मुक्त ऊष्मा का सृजन होता है, और इस मुक्त ऊष्मा की वजह से, क्योंकि यहाँ का देखिए, यहाँ तो जो हमारा वायुमंडल है वो सघन है, लेकिन जैसे जैसे हम ऊपर गए वैसे वैसे क्या हो गया, हमारा विरल हो गया। अब जब विरल है तो हमारा अगर आयन है, अब कैसे, देखो यहाँ से तो सूर्य प्रकाश आ रहा है धड़ाधड़, कोई दिक्कत नहीं है, सूर्य प्रकाश तो आ रहा है ना, सूर्य प्रकाश आ रहा है, सूर्य प्रकाश आया तो यहाँ पर जो आयन थे उन्होंने कहा रुको भाई कौन हो तुम, वो पूछे कि कौन हो भाई। अभी आगे हम देखेंगे कि जो हमारा वायुमंडल होता है वो 17%, जो 17% सूर्य तप को क्या कर लेता है, अपने में बिखेर लेता है, वही ये कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कौन भाई, उन्होंने देखा कि कोई आ रहा है, कौन, आयन। उन्होंने देखा कि यार ये तो सूर्य तप है, वो क्या किए, उन्हें हम कहा भाई लड़ जाएंगे, हम ऐसे थोड़ी ना अंदर जाने देंगे आपको। वहीं पर ये क्या बने, बाधक बने, और ये इनके पास जितनी क्षमता थी, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन, जो आयन थे, इलेक्ट्रॉन थे, वो क्या किए, इनसे लड़ने लगे। अब जितनी क्षमता थी उतना तो ठीक है, नहीं इलेक्ट्रॉन कूद जाता है। जब अभी हम आगे बताएंगे आपको प्रदीप्त के बारे में, तो अभी यहाँ पे आगे हम पढ़ेंगे इसके बारे में डिटेल से, जो इलेक्ट्रॉन वाली बात। तो इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, कूद जाता है,
और यहाँ से इलेक्ट्रॉन कूदकर जो वाइब्रेशन होता है, वो वाइब्रेशन से क्या होती है, ऊष्मा आ जाता है। तो ये जो हमारा सूर्य ताप है वो आयन उससे लड़ते हैं और वहां से जो वाइब्रेट करते हैं और उस वाइब्रेशन से जो मुक्त ऊष्मा का सृजन होता है, उसी ऊष्मा से यहाँ का तापमान क्या है, बढ़ रहा है। इसी तापमान से वो आयन के जो वाइब्रेशन से ही जो ऊष्मा होती है, उसी से यहाँ का तापमान बढ़ता है। तो यहाँ भी क्या है, विसंगति है। तो आप पता चल गया ना कि ऊंचाई के साथ तापमान बढ़ता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो हमेशा ऐसा ही होता रहेगा और बढ़ता रहेगा जब तक उस पर कोई विसंगति नहीं आती है। और यहाँ पर हमने दो परतों में विसंगति देखी, एक तो समताप मंडल और दूसरा आयन मंडल। तो इसको समझ गए, इसको समझे कि नहीं? हमने क्या देखा, हमने एक तरफ ऊंचाई देखी और दूसरी तरफ तापमान, निगेटिव और पॉजिटिव। क्षोभ मंडल में हमने देखा कि क्षोभ मंडल में ऊंचाई के साथ टेम्परेचर गिरा, ऊंचाई के साथ टेम्परेचर गिरा, लेकिन समताप मंडल में स्थिर रहा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कोई क्रिया नहीं हो पाई और ये तापमान को ना तो गिरने दिया और ना ही बढ़ने दिया। लेकिन जैसे ही हम 25 से 40 किलोमीटर की पट्टी पर पहुंचते हैं, जिसे हम ओजोन मंडल के नाम से जानते हैं, वहां जाते हैं तो हमारा वहां पर O2 प्लस O प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से O3 यानी कि ओजोन का निर्माण करता है और उसके साथ हमारी मुक्त ऊष्मा भी प्रोवाइड कराता है, जिस वजह से वहां का तापमान फिर से क्या होने लगता है, घटने के बजाय बढ़ने लगता है। जैसे ही हम मध्य मंडल की सीमा पर पहुंचते हैं तो वहां तक तो बढ़ रहा होता है, लेकिन जैसे ही मध्य मंडल में प्रवेश करते हैं, वहां से हमारा जो तापमान है वो फिर से क्या होने लगता है, गिरने लगता है। जो एक नॉर्मल हमारा नियम है कि ऊंचाई के साथ तापमान गिरेगा, वही हमारा मध्य मंडल फॉलो करता है। लेकिन जैसे ही मध्य मंडल से हम ओजोन मंडल की तरफ, मध्य मंडल से हम आयन मंडल या जिसे हम थर्मोस्फेयर ताप मंडल कहते हैं, वहां जाते हैं, तो तापमंडल में क्या होता है, फिर से वहां से जो हमारा क्या होता है, तापमान क्या होता है, तापमान बढ़ने लगता है। तो जो हमारा तापमान बढ़ने लगता है, रीजंस ये, क्योंकि यहाँ पे जो आयन है वो सूर्य ताप से लड़ते हैं और क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन वाइब्रेट करते हैं और जिस वजह से वाइब्रेशन से मुक्त ऊष्मा निकलती है और जिस वजह से क्या होने लगता है, तापमान में बढ़ोतरी होने लगती है। अच्छा, जो तापमान गिरता है तो उसे तो हम ह्रास दर कहते हैं। तापमान गिर रहा है, तापमान गिर रहा है तो इसको हम क्या बोलते हैं, तो जो हमारा गिरता है और बढ़ता है, तो देखिए ताप गिर रहा था, इसको हम ह्रास कहते हैं, ताप ह्रास कहते हैं। लेकिन जो ताप बढ़ता है, यहाँ बढ़ना नहीं चाहिए, लेकिन ताप बढ़ता है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, ताप व्युत्क्रमण। ताप व्युत्क्रमण क्या बोलते हैं, ताप व्युत्क्रमण। यानी ये हमारा क्या है, ये हमारा ताप ह्रास है और जो ये ताप बढ़ने लगता है, इसी को हम ताप व्युत्क्रमण के नाम से जानते हैं। तो इतना आप समझ गए कि नहीं समझे? तो आशा है कि इतना आप क्या किए होंगे, समझे होंगे। तो इतना आपको समझ में आ गया। तो इसमें हमने देख लिया। और जो हमारा क्या है कि जो क्षोभ मंडल है वो कितना है, तो 0 से 18 किलोमीटर विषुवत की तरफ और 8 किलोमीटर ध्रुवों की तरफ। और यहाँ पर जो हमारा क्या होता है, यहाँ पर हमारा तापमान निरंतर रूप से गिरता रहता है और हमारा उसके बाद बढ़ता है, फिर घटता है, फिर बढ़ता है, फिर घटता है। तो ये इतना आप समझ गए। क्षोभ सीमा से ऊंचाई बढ़ने पर तापमान, जो हमारा क्या कहता है कि क्षोभ सीमा से ऊंचाई बढ़ने पर तापमान गिरने लगता है। और कितना गिरता है, जो हमारा उसी को हम जो गिरता है उसी को ताप ह्रास कहते हैं और वो औसत 6.5 किलोमीटर पर किलोमीटर के हिसाब से गिरता है। ये हमारा क्षोभ मंडल की बात थी। लेकिन जैसे ही हम समताप मंडल में पहुंचे, वहां ऊंचाई के साथ ताप क्या रहा, स्थिर रहा या बंद रहा कुछ समय तक और उसके बाद फिर से बढ़ना लगा। रीजंस, ओजोन मंडल का मुक्त ऊष्मा का सृजन, यानी ओजोन मंडल क्या कर रहा है, मुक्त ऊष्मा का सृजन कर रहा है। और मध्य मंडल में फिर वही रूल, ऊंचाई के साथ तापमान गिरेगा, लेकिन तापमंडल में फिर वही ऊंचाई बढ़ेगी। तो जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है वैसे वैसे तापमान बढ़ेगा। रीजन, आयन जो है वो हमारे ताप से क्या करेंगे, रिएक्ट करेंगे और वहां से वाइब्रेट से ऊष्मा उत्सर्जित होती है। तो इसलिए जो हमारा घटता है उसे ताप ह्रास दर, और जब वो वही बढ़ जाता है उसी को हम ताप व्युत्क्रमण के नाम से जानते हैं। तो इतना आपने समझ लिया। तो यहाँ तक, और इसके बाद हम करेंगे कल। तो तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और जो हमारी कल क्लास होगी वो होगी ऊष्मा बचत। धन्यवाद।